सर जी, जैसे हाल ही में महीने 2 महीने से जिस हिसाब से राका शरद पवार अ, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की अवहेलना करते रहते थे, अभी देखने में यह आ रहा है कि उनके दर पर वो हाजिरी दे रहे हैं। बहाना जो भी हो, 8 सांसदों को लेके जाना, परिसीमन बिल, अपने कामों की रुके हुए कामों का वो देना, ब्यौरा देना। लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहा जा रहा है कि क्या वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और दूसरे आपके प्रश्न पर आऊं। आपने कहा एमपी किसी भी पार्टी का हो, अपने क्षेत्र की समस्या के लिए वित्त मंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री से मिलना कोई गलत संदेश नहीं देता। ये तो देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है कि वो किस दृष्टि से देखता है। हम किसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, किससे क्या छुपा रहे हैं, ये अपनी अपनी भाषा है। वैसे राजनीति में ऐसा हो गया है कि राजनीति अब सेवा के भाव नहीं रह गए, व्यापार के हिस्से बन गए हैं। तो कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि हम जनता के वोटों से जीतते हैं। कभी कभी ऐसा भी भावना आती है कि लोग कहते हैं कि वोट खरीदा जाता है। तो हम ये भी सोच लेते हैं कि हमारे देश में एमपी और एमएलए भी बिक जाते हैं। तो जब ये बिकने और खरीदने और इसमें उसमें भय डरा करके या किसी तरह से जब बात आती है, तो आज ही मैं बैठे बैठे 4 लाइन लिखा। देखें, आप सोचेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि देखें जो शहर में आकर अपना गांव छोड़ देता है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो शहर में आकर अपना गांव छोड़ देता है वो अपनी मिट्टी से लगाव छोड़ देता है। और लोभ किसको क्या बना देती है। सर्कस में शेर भी स्वभाव छोड़ देता है। अब आप यही सोच लीजिए कि सर्कस में शेर भी रिंग मास्टर के इशारे पे नाचने लगता है। तो ये जब परिभाषाएं इस तरह चल रही हैं, तो फिर आप यही सोचिए कि हर आदमी का अपना अपना देखने की दृष्टि है, सोचने की दृष्टि है, उनका विचार है। हम बस इतना जानते हैं कि हम पवार साहब के साथ हैं। सर जी, मान लीजिए भविष्य में अगर वाकई शरद पवार राका गुट अपने पूरे सांसदों के साथ एनडीए में शामिल हो जाता है, बीजेपी में चला जाता है, तो आप इतने सालों से शरद पवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या आप भी कमलमय हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम पवार साहब से व्यक्तिगत भी जुड़े हैं और वैचारिक भी जुड़े हैं। व्यक्तिगत जुड़े हैं तो वो एक पारिवारिक मामला हो जाता है, और वैचारिक जुड़े हैं तो ये पार्टी का मामला हो जाता है। लेकिन जिस दिन पवार साहब अपने वैचारिक धारा, जो धर्मनिरपेक्षता का छोड़ते हुए अगर वो भाजपा के साथ सहयोगी बन जाएंगे, तो हम वैचारिक रूप से उनका से जुड़ा हुआ हिस्सा छोड़ देंगे। पारिवारिक जो जुड़ाव है वो बना रहेगा, जैसे मानव से मानव का जुड़ाव बना रहता है वो बना रहेगा। रह गया ये कि मैं पवार के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मगर पवार साहब के साथ भाजपा के समर्थन में मैं कदाप नहीं जा सकता। अगर मुझे भाजपा का समर्थन करना होता तो मैं अपने शहर का इतना चाहने वाला नेता नितिन गडकरी को क्यों हम दूर कर देते, हम उसके साथ रहते। लेकिन हम पवार साहब के साथ दोनों धाराओं से जुड़े हैं, वैचारिक भी पारिवारिक भी। अगर वो जाते हैं तो वैचारिक रिश्ते टूट जाएंगे, पारिवारिक रिश्ते कायम रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, अगर भविष्य में अगर ऐसा होता है, अजीत दादा पवार की मृत्यु के बाद दोनों राका जो है अलग अलग हो चुकी है, तो अगर ऐसा भविष्य में होता है तो आपका आकलन क्या है कि ऐसी क्या मजबूरी है पवार साहब की, शरद पवार जी की, या फिर सुप्रिया सुले जी को केंद्र में भेजने की, या फिर कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी, जैसे कहते हैं वॉशिंग मशीन में आओ धो के निकलो, तो आपका आकलन क्या है? देखिए, एक बात बताएं, आप जो कुछ भी कह लीजिए,
ये आपकी सोच है। अभी आपने झूठ बोला। पवार साहब इनके मरने के बाद नहीं, अजीत दादा के रहते हुए ही हमारी पार्टी दो हिस्सों में भाजपा के समर्थन को लेकर हुई, एनडीए में जाने को लेकर हुई। पवार साहब नहीं जाना चाहे, ये रह गए। जो जाना चाहे वो अजीत दादा के साथ चले गए। तो हमारी पार्टी चुनाव से पहले ही ये हुई। फिर हम अलग अलग चुनाव लड़े। हम लोकसभा में 8 आए, उनके 1 आए। विधानसभा में क्या हुआ क्या गया इन पर हम चर्चा नहीं करते, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं कि जो आपका है कि देखिए होता क्या है, बच्चा भी अपने बाप को धीरे धीरे छोड़ देता है। जब पड़ोसी के यहाँ चॉकलेट पाने लगता है तो उसके गोद में खेलने लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी जब जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे और अमिताभ बच्चन को लेकर गए थे, तो अमिताभ बच्चन अपने बाप को छोड़कर जवाहरलाल नेहरू के गोद में जाकर बैठ गए थे। तो उस वक्त उन्होंने, बल्कि सीबी गुप्ता जी थे हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, चंद्रभान गुप्ता, वो मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा भाई इसके कई अर्थ होते हैं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन बच्चों में भी धीरे धीरे स्वार्थ आ जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आजकल लोग ये डरने लगे हैं कि कैसे हम रहेंगे, कैसे ये होगा है और कैसे क्या होगा। ये अपने जगह की बातें हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हर आदमी अगर लोभ पैदा हो जाए और डर पैदा हो जाए, लालच और डर कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, जो कि आपको मैंने पहले ही 4 पंक्तियां उस पर सुना चुका हूं कि डर कुछ भी कर देता है। देखें, फिर इस पर अगर नया जानना चाहते हैं तो देखें कि शेर सर्कस में हो जाता है भींगी बिल्ली। आइए भैया, शेर सर्कस में हो जाता है भींगी बिल्ली, और बिल्ली जब जान पर आए तो शेर हो जाती है। शेरनी जब जान पर आए तो शेरनी हो जाती है। मिठाई हलवाई के दुकान पर अपने नाम की मिठाई है, और मजार पर आ जाए तो सिरनी हो जाती है। तो सोचिए, ये होता है। इन चीजों पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि एनडीए को लेके ही पार्टी टूटी, तो इतना हंगामा होने के बाद फिर क्यों जाना। एक दूसरा, जब अजीत दादा गुट के लोगों ने कह दिया है कि पवार गुट को अगर एनडीए में आप लेंगे तो बगैर हमारे पूछे मत लीजिएगा, तो अब इतना तो पवार साहब के का सम्मान छोटा सा नहीं रह गया कि उनके पैदों से अनुमति लेने के बाद ये वहां जाएं। समझ गए कि नहीं। तीसरी बात, बेटी के सेटल वाली जो बात आप कहते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अंदर योग्यता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हर साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसको जो है बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अवार्ड मिलता है। ये मालूम है ना आपको। मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाते। ये मत सोचिएगा कि वो किसी मंत्री के पद पर नहीं रही है। बिला मंत्री के पद पर रहे हुए चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इसलिए इन बातों को न जानिए। तो मछली को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप तैरना सीख जाते हैं। इसलिए सेटल का भी प्रश्न नहीं आता। आपका सवाल मेरे से है कि आप जाएंगे साथ में कि नहीं जाएंगे, तो मैं आपके साथ कह दिया हमारा 2 सिद्धांत है। हम उनके साथ वैचारिक और पारिवारिक दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए वैचारिक हम उनसे नाता तोड़ लेंगे, व्यवहारिक नाता नहीं तोड़ेंगे, जो पारिवारिक नाता नहीं तोड़ेंगे। अगर वो पार्टी में एनडीए के साथ जाते हैं तो, नहीं तो हम तो उनके साथ हर हाल में बने हुए हैं। चलिए थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। अब आ जाते हैं इथेनॉल पर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी पर, जो आपके काफ़ी करीबी है। बीच में ठीक है पेपर लीक वगैरह का मुद्दा हुआ, उसके बाद इथेनॉल की बहुत लोगों ने विरोध करना चालू किया। कहा जा रहा है कि फॉरेन में इथेनॉल मिलाया जाता है 0.2% और यहाँ पेट्रोल में डाला जाता है 20%, जिससे गाड़ियों में खराबी आ रही है और कई लोगों ने, खुद उनकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। तो क्या है इसका भैया पूरा माजरा, आप बताइए। देखिए, हमारे को इसकी कोई सच्चाई मालूम नहीं है, मैं आपसे साफ कह दूं। अखबार में, टीवी में देखना पढ़ना, जहां नितिन गडकरी से जुड़े प्रश्न आते हैं
हम उसको राजनीतिक द्वेष के कारण देखना बंद कर देते हैं। क्योंकि हमने जब एक बार देख लिया कि नितिन गडकरी देश का प्रधानमंत्री न बन सके, इसलिए उसको पूर्तिकांड में फंसाने का काम किया गया। इस तरीके से वो जो है उस आदमी से उलझता रहा, तो वो आदमी उसको एक किनारे करने के लिए कोई ना कोई चीज करता रहा। क्या इथेनॉल जो है केवल नितिन गडकरी बना रहा है कि बाकी और भी लोग बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में उसी के खिलाफ केस जाता है। और आप ये बताइए, रासायनिक मामला है, ये पेट्रोलियम मंत्री का मामला है या कि नितिन गडकरी का मामला है? तो इन सब चीजों की वजह से हम उसके तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देते। और भारत में मिलावट की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी भूल है कि भारत में मिलावट की बात कर रहे हो। क्योंकि भारत में तो धर्म में राजनीति मिला दी जाती है, राजनीति में धर्म मिला दिया जाता है, तो आप उसमें क्या बात करते हैं? यहाँ जानते हैं देवताओं के किसी भी कर्म को ला करके धर्म से जोड़ दिया जाता है, समझ रहे हैं, अपने मकसद के मुताबिक। तो इसमें मिलावट को छोड़ दीजिए। एक बात को देखिए, भारत भारत है और भारत को हर चीज में महारत है। और हम लोग जानते हैं कि आजकल राजनीति में कुछ न कुछ शरारत है, इसलिए मैं नितिन गडकरी से जुड़े हुए सवालों पर विशेष ध्यान नहीं देता हूं। क्योंकि मैं ये मान लेता हूं कि नितिन के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए भाजपा के गुजरात लाभी किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। चलिए, 2 महीना हो गया सीजेपी पार्टी, कॉकरोच पार्टी का गठन हुआ, पेपर लीक पर जंतर मंतर में आंदोलन हुआ। तो सबसे पहला ये पूछना चाहूँगा कि सीजेपी का भविष्य क्या है, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। देखिए, सीजेपी का भविष्य राजनीतिक है नहीं कि हम बात करें, वो छात्रों का है। लेकिन एक बात हो गया कि छात्रों ने सरकार की कील को हिला दिया। जहां कहते थे कि इस्तीफा होता नहीं, वहां इस्तीफा ले लिया। और जेन जी ने ये बता दिया, अब तो जेन अल्फा भी सामने आ रहे हैं। तो मैं एक बात यादव जी आपको हूं कि जो आप धर्मों में पढ़ते हैं कि पाप का घड़ा भरता है तो छलकता है, इनकी मनमानी तानाशाही इतनी बढ़ती गई कि वो इन्हीं के घर से छलक गया। और छलक गया तो जानते हैं बात दूसरी भी है, पूरा भरा हुआ भी छलकता है और अधजल गगरी भी छलकती है। तो झूठों की सरकार में अधजल गगरी थी और छलक गई तो बात अलग है। अब सवाल मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। आप कहते हैं उनका भविष्य बताइए, तो मैं आपको साफ बता दूं, उनका भविष्य अगर आंदोलन से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा भविष्य है। उसमें से 1-2 निकल कर राजनीति में जाएं अलग बात है, लेकिन नहीं तो इनका भी भविष्य आपकी तरह से है। जैसे पार्टी आप भी एक आंदोलन से जन्म ली और फिर स्वार्थों के बीच में जाने के बाद वो भी बिखर गई। तो ये जहां देखिए, ये भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है। जलाने वाली चीजें हर चीज को जला देती हैं। तो आप क्या, जो मानवता को जला दे, नैतिकता को जला दे, विचार को जला दे, विधान को जला दे, संविधान को जो न माने, तो ऐसी पार्टियों के क्या कर सकती है? ये बात की बात है। पैसे इनके पास है, ऐसे वैसे उन्हीं के पास है। तो फिर कोई आप पूछते क्यों है भविष्य के बारे में? भविष्य तो आजकल तय कर रही है ईडी, सीआईडी, पुलिस और गुंडे। ठीक है, आपने अच्छा कहा। तो 20 जुलाई से जो अभी तक आंदोलन चला, गोलियां चली, लाठियां बरसी, केंद्र सरकार संसद सत्र में अभी तक विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी या बाकी विपक्ष को जवाब नहीं दिए। ना मोदी जी ने जवाब दिए, ना गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिए। तो ये क्या, ये डर गए हैं लोग? देखिए यादव जी, एक बात सुन लीजिए, ये सीढ़ी जो आपको ऊपरी मंजिल ले जाती है, जरा सा रुख बदलिए फिर यही नीचे ले आती है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को पप्पू बनाने का काम करने के लिए पैसे खर्च की, आज उसी भारतीय जनता पार्टी की गलतियों ने, अहंकार ने, उनकी मक्कारी ने आज राहुल को हीरो बना दिया। और आप ये मान लीजिए कि राहुल का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो ये नीचे को ढलकते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। वो कारण क्या है? ये तो आपको मालूम है ना कि ज्यादा नमक हो जाए तो दाना भी अच्छा नहीं लगता नहीं। तो इसलिए मेजन में रहने में ठीक है। जनता को ये बेवकूफ समझते हैं, अब जनता इनको बेवकूफ बनाने के लिए तैयार हो गई। जिसको ये पप्पू बना रहे थे, उसने ऐसा पप्पू बना दिया कि ये आज तक सदन में नहीं जा सके, उत्तर देने के लिए नहीं आ सके। तो ये जानते हैं समय बड़ा बलवान। धार्मिक भावनाओं को समझते हुए 2020 से
राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। कई श्रद्धालुओं ने, कई तो ऐसे श्रद्धालुओं थे कि अपना घरदार बेचकर, अपने बीवी के गहने बेचकर मंदिर निर्माण के लिए दान दिए। लेकिन अब मीडिया खबर के अनुसार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई है, जिसको यूपी के विपक्ष नेता अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया, जो बहुत काफ़ी बढ़ गया है। तो क्या लगता है आपको, मतलब ये धार्मिक चोरी के बारे में? देखिए, एक बात बताएं, चोरी हो, सीनाजोरी हो, आपको पता है कि तुलसीदास ने क्या लिखा था? तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसी ने मन को मंदिर बनाने की बात कही, जगह जगह मंदिर बनाने की बात नहीं कही, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, आपको पता है कि राजा दशरथ के ये चारों पुत्र जो थे, ये कैसे पैदा हुए थे? पिंड से पैदा हुए थे। पूजा का जो अश्वमेध यज्ञ का पिंड दिया गया था, संत ने पिंड दिया था। एक को कोई लेके चला गया, चूहा ले गया, क्या लिया, दूसरे में से थोड़ा नोच नोच के दिया गया, तो सुमित्रा से दो पैदा हुए। वो सांवले रंग के राम पैदा हुए और लक्ष्मण गोरे रंग के पैदा हुए। और जब सुमित्रा से दो पैदा हुए तो भरत काले रंग के पैदा हुए और शत्रुघ्न गोरे रंग के पैदा हुए। अब ये आपको पता होगा कि राम को कोई जानता नहीं था, माफ कीजिएगा, तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र को बुलाया। अब बुलाकर कहा, गुरुवर इनको घुमाइए, ताकि जब लोग घूमेंगे तब तो प्रचार होगा। तो उनका कहना था कि भरत को और राम को ले जाइए। तो विश्वामित्र ने कहा कि ये दोनों सांवले जाएंगे तो लोग बिदक जाएंगे, एक सांवला एक गोरे को जाने दो। तो ये दो को लेके निकले, जाने दीजिए, लंबी चीजों में मैं नहीं जाना चाहता। तो राम ने भी एक बात किया था, आपको मान लीजिएगा, राम ने अत्याचारियों का नाश किया था, राम ने रावण का नाश किया था, जबकि रावण ने रामेश्वरम में राम का यजमान बनकर पूजा कराया था। तो यादव जी, इन चीजों पर मैं नहीं जाता, मगर एक बात जरूर कहूंगा कि राम को दिया गया दान राम की संतान खा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सब तो राम के संतान हैं। लेकिन चुरा कर खाए ये बुरी बात है, क्योंकि मंदिर में जो देते हैं उससे ज्यादा राम से मांग लेते हैं, इसलिए इस पर मत जाइए। तीसरी बात यह है कि खाने जो रखवाला है वो चोर बन जाए। दूसरा, उस पैसे का सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ। बाढ़ पीड़ित में अगर बात दिया गया तो कोई बुरी बात नहीं, भूखों को खाना खिलाया गया, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उन पैसों से एमएलए एमपी खरीद के सरकार गिराए गए तो कितने पाप की बात है। तो मेरा ये चोरी पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चोरी पर इतना ही बोलूंगा कि चोरी के पैसे का सदुपयोग हुआ है तो छोड़ देना चाहिए, और दुरुपयोग हुआ है तो पापियों को सजा देना चाहिए।